Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about natural hazard and disaster. Important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. सबसे पहले हजार्ड और डिजास्टर के बीच में अंतर क्या होता है वो ठीक से समझते हैं, तभी जाकर के इस आर्टिकल का एसेंस हम समझ पाएंगे। हजार्ड इज अ कंडीशन दैट हैज पोटेंशियल फॉर कॉजिंग इंजरी, लॉस, डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसी स्थिति जिसके कारण कुछ डैमेज हो सकता है उसको कहा जाता है हजार्ड। फॉर एग्जाम्पल हेवी रेनफॉल या साइक्लोन या अर्थक्वेक, हीट वेव, ये अपने आप में डिजास्टर नहीं है, दे आर हजार्ड ओनली। ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कारण डैमेज हो सकता है, बट जब वास्तविक तौर पर डैमेज होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ दिस हजार्ड, देन दैट इवेंट इज नोन एज डिजास्टर। तो डिजास्टर इज एन इवेंट दैट कॉजेस डिसरप्शन, डैमेज, लॉस, इंजरी बिकॉज ऑफ द हजार्ड। तो एक शब्द में कहें तो हजार्ड इज अ कंडीशन व्हाइल डिजास्टर इज एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हेवी रेनफॉल हुआ और उसके बाद हर जगह पानी भर गया, अर्बन फ्लडिंग हो गया, लोग डूब रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, तो कहा जाता है दैट इट इज अ डिजास्टर। तो नॉट ऑल हजार्ड ट्रांसलेट्स इनटू डिजास्टर, बट एवरी डिजास्टर इंक्लूड्स सम हजार्डस कंडीशन। जैसे यहां समझते हैं, हेवी रेनफॉल is a hazard. Now, hazard along with exposure, vulnerability and low coping capacity leads to disaster. अपने आंसर में ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक्सपोजर मतलब वहां पे ह्यूमन एक्सपोजर हो, बिल्डिंग्स वगैरह हो, जैसे मान लीजिए दूर पे कहीं लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, कहीं समुद्र के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, वहां कोई ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं है, कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो एक्सपोजर इज जीरो देयर। इन दैट केस हजार्ड विल नॉट लीड टू डिजास्टर, बट हजार्ड along with एक्सपोजर, ऐसी जगह पे जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट काफी डेंस है तो माना जाएगा कि एक्सपोजर इज हाई। हजार्ड along with एक्सपोजर प्लस वल्नरेबिलिटी, जैसे बिल्डिंग काफी कमजोर है, ड्रेनेज सिस्टम काफी खराब है, along with लो कोपिंग कैपेसिटी की अगर मान लीजिए बिल्डिंग पानी भर भी जाता है, पानी भर जाता है तो उस केस में जो लोकल म्युनिसिपल बॉडी है वो काफ़ी स्विफ्ट एक्शन अगर ले सकती है लोगों को रेस्क्यू करने का, तो कहा जाएगा कि कोपिंग कैपेसिटी इज हाई। लेकिन अगर हजार्ड है, एक्सपोजर भी हाई है, वल्नरेबिलिटी भी हाई यानी कि बिल्डिंग्स कमज़ोर हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग हुआ पड़ा है और कोपिंग कैपेसिटी भी लो है, मतलब लोगों को प्रॉपरली रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता, म्युनिसिपल बॉडी जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है या उसके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, तो जब ये 3 कंडीशंस मिलते हैं तब डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर। तो डिजास्टर रिक्वायर्स 4 कंडीशंस: हजार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड लो कोपिंग कैपेसिटी। अब इस आर्टिकल में बात की गई है दिल्ली और एनसीआर रीजन की, लेकिन यही हाल गुवाहाटी का भी है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि आजकल इंटेंस हीट is followed by heavy rainfall in Delhi and NCR. It is a natural hazard. लेकिन this hazard is increasingly turning into disaster like flash flood या urban flooding. और ये जो डिजास्टर है इसके पीछे सिर्फ नेचुरल हजार्ड कारण नहीं है, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर तो चलिए हैं ही, जैसे दिल्ली जैसा शहर है या गुवाहाटी जैसा शहर है तो डेंसिटी हाई है, तो एक्सपोजर तो चलिए हैं ही, लेकिन वल्नरेबिलिटी एंड लो कोपिंग कैपेसिटी, these are also 2 major factors that is leading to high intensity natural disasters. हो क्या रहा है कि हजार्ड तो है ही,
heavy rainfall and intense heating. Along with this, poor urban planning के साथ साथ लॉस ऑफ ओपन स्पेसेस, पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, तो इस कारण से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो वाटर को परकोलेट कराते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कराते हैं। अर्बन एरिया का कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, तो इन सब कारणों से हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, कोपिंग कैपेसिटी कम हो रही है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई these days the natural hazards like intense heat and heavy rainfall is increasingly turning into disasters. एग्जाम्पल, अर्बन फ्लडिंग की हमने बात की। ये आर्टिकल कहता है कि हेवी रेनफॉल इटसेल्फ डज नॉट मीन फ्लडिंग, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है, इंक्रोच्ड है, पेड़ पौधे हमने काटे हैं, अर्बन एरियाज को कंक्रीटाइज किया हुआ है, देन हेवी रेनफॉल विल ट्रांसलेट इनटू अर्बन फ्लडिंग. Heavy rainfall is hazard, urban flooding is a disaster. Similarly, climate change, global warming, ये सब अपने आप में hazard है, but that does not naturally will lead to urban heat condition. Urban heat island effect क्या होता है? Urban heat island effect के हिसाब से जो urban areas होते हैं, टाउन एरिया होते हैं, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर गर्मी के दिनों में आसपास के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया है हमने, वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं रखा हमने, तो इस कारण से हीट वहाँ ट्रैप हो जाता है गर्मी के दिनों में। और इवन रात के टाइम में भी जब सन नहीं है, येट द रीजन रिमेन्स वार्म, 3 to 5 डिग्री सेल्सियस वार्मर इन कंपैरिजन विद द सराउंडिंग एरिया। इस फिनोमेना को कहा गया है अर्बन हीट आइलैंड। और ये जो अर्बन हीट आइलैंड या अर्बन हीट का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, बट इस नेचुरल डिजास्टर के पीछे हजार्डस कंडीशन तो है ही, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये सब तो है ही, प्लस देयर आर सम मैन मेड फैक्टर्स इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी एंड reducing our coping capacity, like concretization of urban areas, poor ventilation, loss of tree cover, causing the neighborhood to absorb more heat. जब ट्री कवर कम कर देते हैं हम लोग, कंक्रीटाइजेशन ज़्यादा करते हैं, तो एल्बिडो घट जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू वार्मिंग इन द सराउंडिंग and 3 to 5 degrees Celsius higher temperature in comparison with the other areas around. तो यह है अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट। ये सब नेचुरल डिजास्टर से हैं। अर्बन हीट आइलैंड के कारण लोगों को स्ट्रोक्स आते हैं, कई सारे लोगों की डेथ होती है, सो दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। बट ये कहीं ना कहीं डिजास्टर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हजार्ड, हाई एक्सपोजर, increased vulnerability, because we do not have proper infrastructure to deal with it, and our coping capacity is low in such cases. अब डिजास्टर की बात चल रही है, तो इस आर्टिकल में भी डिजास्टर रिलेटेड क्या कानून है उसकी बात की गई है, रिसेंट उसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है वो भी बात की गई है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सबसे महत्वपूर्ण कानून है टू डील विथ डिजास्टर। उसके बारे में पहले समझते हैं, देन विल सी रिसेंट अमेंडमेंट ब्रॉट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट साल 2005 में कानून लाया गया। इसके अंतर्गत 3 टियर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं टू डील विथ डिजास्टर। यूनियन लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 वाला कानून है, प्रिंसिपल लॉ टू डील विद डिजास्टर, उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया साल 2025 में। उसकी मदद से सेक्शन 41A हैज बीन इंसर्टेड। एज पर सेक्शन 41A ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू कॉन्स्टिट्यूट urban disaster management authority in every state capital and every city having municipal corporation, जैसे सिलचर वगैरह असम के अंदर हम बात करें तो हर एक स्टेट कैपिटल का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होना चाहिए,
जो अर्बन एरिया में डिजास्टर के अगेंस्ट प्रॉपर प्लानिंग करे, ताकि डिजास्टर के अगेंस्ट तो बेसिकली हजार्ड पे तो कुछ काम कर नहीं सकते, ना ही एक्सपोजर पे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं। कम से कम वल्नरेबिलिटी को डिक्रीज करें और कोपिंग कैपेसिटी इंक्रीज करें। वल्नरेबिलिटी को डिक्रीज कैसे करेंगे? जैसे कि वाटर क्लॉगिंग ना हो, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को आप बेहतर करेंगे। कोपिंग कैपेसिटी, तो रेस्क्यू मैकेनिज्म आप इफेक्टिव बनाएंगे ताकि किसी भी डिजास्टर के केस में लोगों को ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इन सब के लिए अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाना है इन एवरी स्टेट कैपिटल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। गुवाहाटी के अंदर भी गुवाहाटी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, एंड प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली ये जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, this was launched in 2019 on proposal given by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुआ 2019 में इन न्यूयॉर्क, वहां पे उन्होंने प्रपोज किया कि दुनिया के तमाम देशों को एक साथ आना चाहिए और उनको मिल करके ऐसे आइडियाज डेवलप करने चाहिए जिसकी मदद से हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए जिससे हजार्डस कंडीशन मैसिव डिजास्टर में ट्रांसलेट ना हो। जैसे अगर हमारी बिल्डिंग्स मजबूत हों तो अर्थक्वेक के बावजूद भी ज्यादा डैमेज नहीं होगा। तो लेट अस कम टुगेदर, शेयर आइडियाज, मोबिलाइज फंड so that we are able to come up with resilient infrastructure in order to minimize damages in case of disaster. This was the idea behind creation of this new platform जिसका नाम है Coalition for Disaster Resilient Infrastructure। ये सजेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लेकिन उसके बाद ये ग्लोबल पार्टनरशिप बना दी गई। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे का आइडिया ये है कि अगर हम पैसा खर्च करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डैमेज इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। जब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स की हम बात कर रहे हैं फॉर डिजास्टर एंड रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय डिजास्टर, तो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट सेंडाई फ्रेमवर्क। दो इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क आपको जरूर याद रखना है प्लेटफॉर्म्स, एक तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सेंडाई फ्रेमवर्क। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल साल 2015 से लेकर के 2030 तक अडॉप्ट किए गए हैं वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा, जिसकी मदद से तमाम डेवलपमेंटल गोल्स को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अडॉप्ट किए गए हैं बाय वर्ल्ड कंट्रीज फ्रॉम 2015 to 2030. It was adopted at third UN World Conference on Disaster Reduction held in Sendai, जापान। इसके पहले किसी तरीके का फ्रेमवर्क था जिसका नाम था ह्यूगो फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क में 7 टारगेट्स वर्ल्ड कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं। टू डिक्रीज डिजास्टर मोर्टेलिटी बाय 2030, to decrease number of affected people by disaster by 2030, to decrease economic loss by 2030, and decrease infrastructure damage by 2030, and increase disaster risk reduction national and local strategy। तो डिजास्टर रिजिलियंस को इम्प्रूव करना है, लोकल नेशनल स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव करना है, तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है 2020 तक। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है अगेंस्ट डिजास्टर, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन बाय 2030, इसको भी स्ट्रेंथन करना है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पे 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं इन ऑर्डर टू डील विद डिजास्टर: कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंडाई फ्रेमवर्क। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2019 में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा था कि वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफाइनिंग डिजास्टर। तो डिजास्टर जो है वो हजार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड लो कोपिंग कैपेसिटी से आता है। इसमें वल्नरेबिलिटी इज द मेजर कंपोनेंट।
अगर हमने बेहतर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो हमारी वल्नरेबिलिटी कम होगी और इस केस में डिजास्टर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी आइडिया के ऊपर ये प्रश्न है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Next topic is about Press Note 3 relaxation attracts about 5,000 crores in FDI. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Press Note 3 है क्या? ये एक FDI की पॉलिसी है जो भारत सरकार साल 2020 में लेकर के आई थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी देश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन देशों से अगर भारत के अंदर FDI आएगा तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टर को भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। जैसे चाइना से अगर कोई इन्वेस्टर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन फॉर्म ऑफ FDI, तो उस इन्वेस्टर को पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होगा, तभी जाकर के वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब ऑटोमेटिक रूट फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम द कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विथ इंडिया is not allowed as far as FDI is concerned. ये नियम लाया गया मेनली कोविड-19 पैंडेमिक के राइज के बाद, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप्स बहुत घाटे में थे और उस वक्त चाइना के इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत सस्ते दामों पे खरीद रहे थे। तो मेनली चाइना के इन्वेस्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए टू हैव अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये कानून लाया गया। अब साल 2026 के मार्च महीने में प्रेस नोट 3 नियम को बदला गया थोड़ा सा। कहा गया कि जो भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं भारत के साथ, उन कंट्रीज का इन्वेस्टर अगर किसी दूसरे देश के कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर यहां से रीड भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि चाइना का कोई इन्वेस्टर है ए, उसने अमेरिका के किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ पैसा, और अब अमेरिका की वो कंपनी XYZ भारत में FDI करना चाहती है। तो जो पुराना कानून था या पुराना नियम था जो 2020 में लाया गया था, उस नियम के हिसाब से इवन इन सच केसेस द कंपनी XYZ विच इज ओरिजिनली लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन अमेरिका, लेकिन उसमें चाइनीज इन्वेस्टर ए का कुछ पैसा लगा हुआ है, अगर कंपनी XYZ अब भारत में कुछ FDI करना चाहती है तो उसको भी पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होगा, आज पर प्रेस नोट 3 रिलीज इन 2020। लेकिन अब 2026 के मार्च महीने में सरकार ने इस इनडायरेक्ट तरीके के इन्वेस्टमेंट के नियमों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया। सरकार ने कहा कि अगर 10% या उससे कम इन्वेस्टमेंट है ऑफ द चाइनाज इन्वेस्टर या इन्वेस्टर ऑफ एनी कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, तो उस केस में कंपनी XYZ भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, FDI कर सकती है विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। सो दैट वाज रिलैक्सेशन इन प्रेस नोट 3 नॉर्म इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। टेक्निकल भाषा में देखें तो बेनिफिशियल ओनरशिप बिलो 10% एंड नॉन कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब चाइना का कोई इन्वेस्टर है जिसकी अमेरिका की किसी कंपनी में 10% या उससे कम ओनरशिप है, और वो ओनरशिप इतना नहीं है कि इस इन्वेस्टर का उसमें कोई कंट्रोलिंग स्टेक हो, डिसीजन मेकिंग में कोई प्रोएक्टिव रोल हो, तो उस केस में वो जो कंपनी XYZ अमेरिका की है, इट कैन ब्रिंग FDI इन इंडिया विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ये रिस्ट्रिक्शंस को क्यों रिलैक्स किया गया? वो इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे जेन्युइन इन्वेस्टर्स, जैसे कि सिंगापुर की कोई कंपनी है, वो भारत में FDI लाना चाहती है, लेकिन उसमें किसी चाइनीज इन्वेस्टर का 2-4% शेयर है, और मात्र इस कारण से कि किसी चाइनीज इन्वेस्टर का वहां पे 2% शेयर है इस कंपनी के अंदर, जो ओरिजिनली सिंगापुर बेस्ड है, इस कारण से सिंगापुर से FDI नहीं आ पा रहा था फ्रॉम दैट कंपनी। तो रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे थे। मेनी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स या इन्वेस्टर्स फ्रॉम दीज लैंड बाउंड्री कंट्रीज, स्पेशली बहुत वेंचर कैपिटलिस्ट फंड या मल्टीनेशनल कंपनियां
जिनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाइना का या किसी दूसरे लैंड बाउंड्री कंट्रीज का लगा हुआ था, वो भारत में डिस्पाइट हैविंग जेन्युइन इंटरेस्ट वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट। तो इन सब कारणों से भारत सरकार ने मार्च 2026 में जाकर के 6 साल बाद लगभग प्रेस नोट 3 नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया। तो नॉन कंट्रोलिंग स्टेक लेस देन 10% एक केस में कोई दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें चाइना या किसी लैंड बाउंड्री कंट्री के इन्वेस्टर का कुछ पैसा लगा हुआ है 10% से कम, सो नाउ दे कैन ब्रिंग एफडीआई इन इंडिया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। इस नए नियम के बाद भारत को काफी फायदा हुआ है। 29 एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आए हैं आफ्टर दिस रिलैक्स्ड PN3 प्रेस नोट 3 नॉर्म्स in the field of information technology, artificial intelligence, information and communication, and that has brought FDI up to 4,895 crores. इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर फॉर रिजिलियंट इंडिया. इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ये पीआईबी का आर्टिकल है. इसमें जो डेटा दिया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी प्रश्न आए तो आप इस डेटा के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि भारत के एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैव रिकॉर्डेड growth of about 4.45% in the last decade, मतलब 2015 to 2025. इस 10 सालों में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का ग्रोथ 4.45% रहा है, विच इज हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड्स. एग्रीकल्चर के लिए फास्टेस्ट डिकेड ऑन डिकेड ग्रोथ रेट रहा है. लेकिन इस ग्रोथ को अगर हमें सस्टेन करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है उस मोमेंटम को बनाए रखना है, तो हमें फिर प्रिवेंट करना होगा एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. सॉइल हेल्थ जो डिक्लाइन हो रही है उसको रोकना होगा. इरेटिक रेनफॉल की समस्या जो बढ़ते जा रही है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है कभी कम होती है, उस समस्या से निपटने के लिए हमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज लाने होंगे. इनपुट कॉस्ट इन एग्रीकल्चर जैसे कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन सबको कट डाउन करना होगा. यानी कि जो ग्रोथ मोमेंटम है उसे सस्टेन करने के लिए हमें, ये आर्टिकल पीआईबी का कहता है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर अप्रोच को फॉलो करना होगा. रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर अप्रोच सिंपली मीन्स कि हम फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सॉइल हेल्थ, ताकि फ्यूचर में जो अगली जनरेशन उसको इम्पैक्ट हो, ऐसा नहीं करेंगे. रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब वी विल फॉलो सस्टेनेबल फार्मिंग अप्रोच, जहां पे हम करंट टाइम में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू कंजर्व soil fertility, ensure proper soil health. Conventional approach, how much can we produce from the soil? But regenerative approach, how can we make the soil healthier while producing more and more food crop? तो ये आर्टिकल कहता है कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करना है तो वी विल हैव टू प्रैक्टिस रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर. Regenerative agriculture can be linked with SDG number 13, that is climate action. What practices do come under regenerative agriculture? तो क्रॉप रोटेशन, एक ही क्रॉप को बार बार ना ग्रो करें, बीच बीच में लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करें, पल्सेस वगैरह, जिनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है. मिनिमम टिलेज, खेती करते वक्त सॉइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, उतना ही टिलेज करें जितना जरूरी है. ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें. केमिकल इनपुट्स पे अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करें. एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स, इन सबको कॉम्बाइंड तरीके से ग्रो करने की कोशिश करें. एग्रो फॉरेस्ट्री को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे ट्री, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स को एक साथ हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. इट कंबाइंस क्रॉप्स, लाइव स्टॉक्स, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, जैसे कि बी कीपिंग एक्टिविटी एंड ऑल. इससे फायदा क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी तो बनी रहती ही है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट रिसाइकल भी होता रहता है. जैसे ये लाइव स्टॉक, ये काऊ ने ग्रास ग्रेज किया, बाद में
इसके डंग के थ्रू वापस से ये जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में जाएगा। तो न्यूट्रिएंट रिसाइकल होता रहता है थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वाटर कंजर्वेशन अच्छे से करना है थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स लाइक स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन। उसके अलावा लोकल वाटर बॉडी जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह को कंजर्व करके रखना है। नेचुरल फार्मिंग को हमें प्रमोट करना है। यूज केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स, यूज बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र एटीसी फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो ये सब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग साल 2024 में लाया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना। अच्छा, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, नेचुरल फार्मिंग यानी कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करेगा। परंपरागत कृषि विकास योजना साल 2015 में टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2015-16 में। माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे इरिगेशन टेक्निक्स बेहतर डेवलप नहीं है वहाँ पे हमें इरिगेशन की फैसिलिटी को अवेलेबल कराना, प्लस वहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में। एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दीज आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट टू सपोर्ट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है, कैसे उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, उसके ऊपर ये प्रश्न है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को देखा जा सकता है। करंट न्यूज ये है कि चाइना के अंदर वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हो रहे हैं। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन लाइक, इंसानों जैसे रोबोट्स के बीच में आपस में गेम कराया जा रहा है चाइना के अंदर। इसमें न्यूज निकल कर के आ रही है कि 2 ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे जिन्होंने 100 मीटर का जो रिकॉर्ड था हुसैन बोल्ट का इन 9.58 सेकंड, उसको तोड़ दिया है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 400 मीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जो इंसानों का रिकॉर्ड था 43.03 सेकंड में, उसको उसने कंप्लीट कर दिया 39.7 सेकंड में। लेकिन ये रिकॉर्ड्स इतने महत्वपूर्ण नहीं है। रोबोट्स कैन मूव फास्टर देन ह्यूमंस, दैट तो वी ऑल नो। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम जब इतने ऐसे रोबोट्स बना दिए जाए हु कुड मूव फास्टर देन ह्यूमंस। लेकिन ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हैं, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कंपटीशन जहाँ पे रोबोट्स हैव टू मूव फास्टर, देयर आर अदर कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो जहाँ पे रोबोट्स की प्रिसीजन एंड डेक्सटेरिटी चेक होगी। जैसे कनेक्टिंग केबल्स, ऐसा भी गेम है कि कौन सा रोबोट कितना इफेक्टिव तरीके से केबल्स को कनेक्ट कर सकता है। आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, एक सामान को उठा करके यहाँ से वहाँ रखना है, वहाँ से वहाँ रखना है। एक्यूरेटली पोजिशन देयर हैंड्स एंड बॉडीज, मतलब डांस भी करना है। तो इन सब गेम्स में हम देखेंगे कि कौन से क्या रोबोट्स ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहे हैं। जब डेक्सटेरिटी के साथ, प्रेसिजन के साथ रोबोट्स मूव करने लगे, तब जाकर के माना जा सकता है कि नाउ रोबोट्स कुड बी यूज्ड फॉर रियल टाइम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लाइक ईवी चार्जिंग, रेस्टोरेंट वर्क, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मटेरियल लोडिंग। तो उनके भी गेम्स होने हैं। उसमें रोबोट्स का उतना ज़्यादा प्रिसीजन अभी तक नहीं दिखा है, डेक्सटेरिटी नहीं दिखी है, ताकि उनको पूरी तरह से ह्यूमन के जगह पे प्लेस किया जा सके फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट स्टेज फॉर रोबोट्स या नेक्स्ट चैलेंज फॉर रोबोट्स विल नॉट बी दैट हाउ फास्ट दे कैन मूव, द चैलेंज वुड बी हाउ प्रिसाइज दे आर, हाउ डेक्स्टरस दे आर। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए थे उसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया हैज सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, दैट इज ट्रू। यूनाइटेड स्टेट्स हैज नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी इक्विवेलेंट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। Voter registration in US is largely elector initiated, that is true, whereas in India electorals are prepared and revised by election machinery, that is true. In India EPIC has been used to establish voter identity as a polling station, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये ओनली वर्ड के कारण गलत हो जाता है। सिर्फ वोटर आईडी के बेसिस पे आप वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है किसी कारण से उस वक्त, तो 12 ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पासपोर्ट एंड आधार, जिसको अलाउ किया है कि जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको दिखा करके आप वोट दे सकते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, वहीं से जवाब मिल जाता है हमें 2 और 3। प्रॉन शिपमेंट स्कैम, यूएस ने यूज किया चाइनीज गुड्स थ्रू थर्ड कंट्रीज, यूएस के अंदर भेजे जा रहे हैं टू सरकमवेंट यूएस टैरिफ। चाइना +1 स्ट्रेटजी रेफर्स टू कंपनीज डाइवर्सिफाइंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन, दैट इज ट्रू।
seeks to reduce excessive dependence on one country. That is true. India, Vietnam, Mexico are countries benefiting of it. And necessarily requires companies to completely withdraw their manufacturing operations from China. That is wrong. ऐसा नहीं है कि completely withdraw करना है चाइना से. Meet youth as per reimagining skilling for विकसित भारत. वो यूथ हैं who are neither in education, employment or training. अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही हैं. बॉस लाइनक्स तीसरा स्टेटमेंट गलत है. इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी. स्कूल्स वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.